बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंबर नाग मारिया सीरीज़ की तमाम एपिसोड्स देखने के लिए चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अंबर नाग मारिया सीरीज़ एपिसोड नंबर 64, पहला हिस्सा, शोले ही शोले। प्यारे दोस्तों, मारिया दूसरी जंग अजीम के ज़माने में पेरिस में थी। वो शहर में घूम फिर कर नाग और अंबर को तलाश करती रही। यहाँ वो फ्रांसीसी आज़ादी पसंद गोरीलों के साथ मिल गई। उसने जर्मन हेडक्वार्टर के गोला बारूद के गोदाम पर हमला करके उसे बग से उड़ा दिया। यहाँ उसने एक औरत को देखा जिसके खावंद को जर्मन गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते की तरफ लिए जा रहे थे। मारिया ने उस नौजवान को बचाने का फैसला कर लिया। मारिया उस ट्रेन में सवार हो गई जो जंगी कैदियों से भरी हुई थी और बड़े कैदखाने की जानब जा रही थी। रास्ते में मारिया ने उस नौजवान को बचाने के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। उसके बाद दिलचस्प, हैरतनाक, पुरस्कार और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात शुरू हो जाते हैं। अब आगे सुनिए। मारिया फंस गई। गोरीले ने कहा, दुश्मन के हेडक्वार्टर में बम रखूँगा। उस पर मारिया कहने लगी, आप लोगों को मेरे होते हुए अपनी जान खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ वो जगह दिखा दो जहाँ बम रखना है, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूँगी। चनाचे ऐसे ही किया गया। दो गोरीले मारिया के साथ चल दिए। वो पादरियों का बेस बदलकर मारिया के आगे आगे चल रहे थे। मारिया उनके पीछे पीछे जा रही थी। जर्मनों का हेडक्वार्टर शहर से बाहर एक पहाड़ी के दामन में बड़ी महफूज जगह पर था। यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। पहाड़ी की तरफ जो सड़क जाती थी उस पर जर्मन सिपाहियों का बड़ा सख्त पहरा था। किसी शख्स को बगैर पास दिखाई इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं थी। एक जगह कांटेदार तारों का दरवाज़ा बना हुआ था। वहाँ दो जर्मन सिपाही बंदूकें लिए पहरा दे रहे थे। दोनों गोरीले ज़रा फासले पर आकर रुक गए। उन्होंने मारिया से कहा, ए मुकद्दस रूह, दुश्मन का हेडक्वार्टर वो सामने पहाड़ी के दामन में है। तुम्हें वहाँ जाकर उनके असले के ज़ख़ीरे में ये टाइम बम रखना है। मारिया ने कहा, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि गोला बारूद का गोदाम कहाँ पर है? एक गोरीले ने कहा, मैं जर्मन ज़ुबान रवानी से बोल लेता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि गोला बारूद का गोदाम कहाँ पर है। बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। मैं मारिया को साथ लिए जाता हूँ। दूसरा गोरीला बोला, लेकिन तुम्हारे पास दाखिले का इजाज़तनामा नहीं है। वो तुम्हें गिरफ्तार करके गोली मार देंगे। उसकी तुम फिक्र ना करो, मैं पादरी के लिबास में हूँ। मैं उन्हें कह दूँगा कि पहाड़ी वाले गिरजे में इबादत करने जा रहा हूँ। पहाड़ी के ऊपर एक पुराना गिरजा भी था। ये बात दूसरे गोरीले की समझ में आ गई और वो चला गया। पहला गोरीला मारिया को साथ लेकर कांटे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा जहाँ जर्मन सिपाही पहरा दे रहे थे। मारिया तो उन्हें नजर नहीं आ रही थी। पादरी को देखकर उन्होंने बंदूकें तान ली। हाल, कौन हो तुम? गोरीले ने झुककर सलाम किया। मुस्कुराकर बड़ी नरमी से बोला, मेरे बच्चों, मैं जर्मन पादरी हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारे साथ फ्रांस में दाखिल हुआ था और ऊपर वाले गिरजे में इबादत करने जा रहा हूँ। गोरीले से ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत ये हो गई थी कि उसने टाइम बम मारिया के हवाले नहीं किया था। वो अभी तक उसके चुगे की जेब में था। जर्मन सिपाहियों ने कहा, मुकद्दस बाप, हम आपको गिरजा घर में जाकर इबादत करने की बड़ी खुशी से इजाज़त देते हैं, लेकिन हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। अब गोरीले को ख्याल आया कि टाइम बम तो अभी तक मारिया को दिया ही नहीं। उस पर गोया बिजली गिर पड़ी। उसे पसीना आने लगा। वो बुरी तरह फंस गया था। इतना वक्त नहीं था कि वो जेब से टाइम बम निकालकर करीब खड़ी मारिया के हवाले करता। इतने में दोनों सिपाही आगे बढ़े और गोरीले की तलाशी लेने लगे। अचानक उन्होंने जेब से टाइम बम निकाल लिया। खबरदार जो हरकत की। जोरदार सीटी बजी और करीब के खेमे से 6-7 जर्मन सिपाही दौड़ते हुए आ गए। ये गोरीला है, इसकी जेब से बम निकला है, इसे पकड़कर ले जाओ। जर्मन सिपाहियों ने उसी वक्त गोरीले को गिरफ्तार कर लिया। मारिया भी परेशान हो गई। गोरीला बेबस हो चुका था। जर्मन सिपाही उसे लेकर हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गए। मारिया भी उनके पीछे चल पड़ी। उन्होंने गोरीले को एक तहखाने में बंद कर दिया। मारिया भी उसके साथ ही उसी कमरे में मौजूद थी। सिपाही चले गए तो उसने कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की जो बम अपने पास रखा। बहरहाल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। गोरीला बोला, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। शायद अब तुम भी मेरी मदद ना कर सको। तुम नहीं जानती, जर्मन बड़े जालिम हैं। वो मुझे इसी जगह अजियत दे देकर हलाक कर देंगे। अभी ये लोग चाकू लेकर मुझसे पूछताछ करने आ जाएंगे। मारिया ने कहा, हिम्मत ना हारो, तुम यहाँ से फरार होने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगी। गोरीले ने कहा, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं,
परेशानी इस बात की है कि टाइम बम भी अब हमारे पास नहीं है, हम इन लोगों का गोदाम तबाह नहीं कर सकेंगे। मारिया ने कहा, उसका इंतज़ाम भी हो जाएगा, पहले तुम यहाँ से किसी तरह भागो, बम में जाकर कहीं ना कहीं से तलाश करके गोदाम में रख दूंगी। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि दो सिपाही एक गोल मटोल अफसर के साथ अंदर आ गए। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। गंजे जर्मन अफसर के चेहरे पर मौत लिखी थी, उसके हाथ में चाकू था। वो गोरीले के करीब होकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप हमें दूसरे गोरीले के नाम और उनके ठिकाने का पता बता दो, नहीं तो हम इस चाकू से तुम्हारे सारे नाखून उखाड़ डालेंगे। अगर फिर भी तुम ना बोले तो तुम्हारी शारक काट दी जाएगी। गोरीले ने कहा, तुम चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं अपने साथियों के नाम और उनका ठिकाना तुम्हें नहीं बताऊंगा। मारिया ये सोच रही थी कि इन जर्मनों का खात्मा क्यों कर करे। गंजे जर्मन के चेहरे पर बड़ी बेरहम सी मुस्कुराहट आई। उसने दोनों सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर गोरीले को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। गंजे जर्मन ने चाकू लेकर गोरीले के नाखन में चबो दिया। कमरे में एक चीख बुलंद हुई। मारिया भी कांप गई। अब वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। गोरीले की उंगली से खून बहने लगा था और वो दर्द से करा रहा था। मारिया ने ज़रा पीछे हटकर पूरी ताकत से गंजे की पीठ पर लात मार दी। गंजा अफसर ऊंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। जर्मन सिपाही बौखलाकर तकने लगे कि उनके अफसर को टक्कर किसने मारी। अभी वो बौखला ही रहे थे कि मारिया ने एक जर्मन सिपाही की बंदूक छीनकर उसकी संगीन उसके सीने में उतार दी। निशाना ऐसा दुरुस्त था कि जर्मन सिपाही का दिल फट गया और वो आह किए बगैर ही फर्श पर गिर पड़ा। दूसरा सिपाही भागने लगा। मारिया ने पीछे से संगीन का वार किया और उसे भी दरवाजे के पास ढेर कर दिया। गंजा जर्मन हक्का बक्का होकर ये सारा ड्रामा देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मारिया ने संगीन उसके सीने में रखकर कहा, असले का गोदाम कहाँ है? अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे सिपाहियों जैसा होगा। गंजा अफसर कांपने लगा। तुम कौन हो? मारिया ने उसके गंजे सर पर जोर से धप मारकर कहा, तुम्हारी मौत हूँ, जल्दी बोलो गोदाम कहाँ पर है? मैं 1 2 3 कहूँगी। अगर तुमने जवाब ना दिया तो संगीन तुम्हारे सीने के पार होगी। 1 2 ठहरो ठहरो, बताता हूँ, जल्दी बताओ। गोदाम तहखाने में है। रास्ता किधर से जाता है? यहाँ से निकलकर बाएं को एक राहदारी है, उसके कोने पर सीढ़ियाँ नीचे गोदाम को जाती हैं। शाबाश, तुम बड़े अच्छे जर्मन हो, लेकिन तुमने अपने वतन के साथ गद्दारी की है और गद्दार की सज़ा मौत होती है। उसके साथ ही मारिया ने संगीन गंजे अफसर के सीने में उतार दी। वो तड़पा और ठंडा हो गया। मारिया ने गोरीले से कहा, जल्दी से किसी जर्मन सिपाही की वर्दी उतार कर पहन लो और यहाँ से भागने की कोशिश करो। मैं गोदाम में बम रखने की कोशिश करूँगी, जल्दी करो। गोरीले ने उसी वक्त जर्मन सिपाही की वर्दी पहनकर सर पर लोहे का हेलमेट जमा लिया और बंदूक सीने पर रख ली। मारिया ने दरवाज़ा खोला। दोनों बाहर निकल आए। गोरीला खामोशी से गुजरता हुआ हेडक्वार्टर से बाहर आ गया। उसे किसी ने कुछ ना कहा। दूसरे सिपाहियों ने यही समझा कि यह भी कोई जर्मन सिपाही होगा। गोरीला कांटे के तारों वाले दरवाजे पर आ गया। यहाँ वही जर्मन सिपाही खड़े थे जिन्होंने गोरीले को गिरफ्तार किया था। मारिया को डर था कि वो ज़रूर उसे पहचान लेंगे। मारिया ने गोरीले के कान में कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं आगे जाकर तुम्हारे लिए रास्ता साफ करती हूँ। गोरीला वहीं रुककर इस अंदाज में टहलने लगा जैसे कि पहरा दे रहा हो। मारिया दरवाजे के करीब जाकर रुक गई। उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। अगर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। ज़रा फासले पर खारदार तार की दीवार के साथ एक खेमा लगा था। मारिया वहाँ आ गई। खेमे के अंदर 2 सिपाही बैठे चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मारिया भी चुपके से खेमे के अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा कि सिपाहियों के पास ही लकड़ी के खोखे पर एक पिस्तौल पड़ा था। मारिया ने खामोशी से वो पिस्तौल उठाकर हाथ में पकड़ लिया। पिस्तौल उसके हाथ में आते ही गायब हो गया। एक सिपाही ने ताज्जुब से कहा, यार अभी अभी मेरा पिस्तौल यहाँ पड़ा था, वो कहाँ चला गया? दूसरे सिपाही ने खाली खोखे को देखकर कहा, यहाँ तो कुछ नहीं, पिस्तौल तुम्हारी जेब में ना हो। सिपाही ने दोनों जेबें बार बार टटोली मगर पिस्तौल ना मिला। मारिया ने कहा, पिस्तौल मेरे पास है। एक औरत की आवाज़ सुनकर जो उनको नज़र भी नहीं आ रही थी, दोनों सिपाही अपनी जगह से उछल पड़े। मारिया ने हवा में 2 फायर कर दिए। डस डस की आवाज़ सुनकर बाहर दरवाजे पर पहरा देने वाले सिपाही भी खेमे की तरफ भागे। बाहर चारों की टक्कर हो गई। उधर गोरीले ने दरवाज़ा खाली पाया तो तेज़ी से चलता हुआ दरवाजे में से गुजर गया। बाहर एक खाली जीप खड़ी थी।
वो जीप में सवार हुआ और उससे स्टार्ट करके 9-2-11 हो गया। सिपाही परेशानी की आलम में यहाँ वहाँ खौफजदा होकर उस औरत को तलाश करने की कोशिश करते रहे जिसने खेमे में पिस्तौल चलाए थे और जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। इस अरसे में मारिया बड़े आराम से चलकर दोबारा हेडक्वार्टर में आ गई। उसने गोरीले को जीप में सवार होकर फरार होते देख लिया था। मारिया ने देखा कि हेडक्वार्टर के दफ्तर में एक शोर मचा हुआ है और हर तरफ सिपाही भागदौड़ कर रहे हैं। कमरे से जर्मन सिपाहियों और गंजे अफसर की लाशें मिल गई थीं और जर्मन सिपाही गोरीले की तलाश में दौड़ पड़े थे, लेकिन गोरीला इतनी देर में उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। मारिया को ज़रूरत सबसे पहले एक टाइम बम की थी, जिसको गोदाम में रखकर मारिया ने उसका बटन दबा देना था ताकि वो 1 घंटे के बाद फटकर सारे हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद कर दे। जर्मन सिपाही अपनी मुसीबत में लगे थे और मारिया इधर उधर घूम फिरकर कमरों में किसी टाइम बम को तलाश कर रही थी। आखिर उसने सोचा क्यों ना नीचे गोदाम में जाकर तलाश किया जाए, वहाँ इतना गोला बारूद पड़ा है, ज़रूर वहाँ टाइम बम भी मौजूद होंगे। मारिया राहदारी से गुजरकर उस दरवाजे पर आ गई, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे तहखाने वाले गोला बारूद के गोदाम को जाती थीं। यहाँ बड़ा सख्त पैरा था, लेकिन मारिया के लिए यहाँ से गुजरना कोई मुश्किल बात नहीं थी। हाँ, अगर गोला बारूद के गोदाम का आहिनी सलाखदार दरवाज़ा बंद होता तो फिर मारिया को उसके खुलने का इंतज़ार करना पड़ता या कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ता, लेकिन उसकी खुशकिस्मती से दरवाज़ा आधा खुला था। शायद कोई सिपाही अंदर किसी काम से गया हुआ था। मारिया जल्दी से दरवाजे में से गुजरकर गोदाम के अंदर चली गई। वो गोदाम में पड़े हुए गोला बारूद के अंबरों को देखकर हैरान रह गई। इंसान ने इंसान की हलाकत के लिए किस कदर बड़ा ज़खीरा जमा कर रखा था। इतने गोला बारूद से पूरे फ्रांस को तबाह किया जा सकता था, इसको उड़ा देना ही बेहतर है। मारिया ने देखा एक जर्मन सिपाही कागज़ पेंसिल हाथ में लिए गोला बारूद की पेटियां झुक झुक कर चेक कर रहा था। मारिया को टाइम बम की तलाश थी। उसने तलाश शुरू कर दी। वो लकड़ी की पेटियों की गली में से गुजर गई, फिर दूसरी गली में आ गई, यहाँ कुछ भी नहीं था। तीसरी गली में लंबे लंबे भयानक बम पड़े थे। एक जगह गोलों का ढेर छत को छू रहा था। मारिया ने सोचा जिस वक्त ये गोला बारूद का ढेर फटेगा उस वक्त तो इस इलाके की ईंट से ईंट बच जाएगी। उसने अपनी तलाश जारी रखी। आखिर उसे कामयाबी हासिल हो गई। एक जगह दीवार के साथ लगी अलमारी में टाइम बम कतारों में रखे हुए थे। अलमारी खुली थी। सिपाही चेकिंग करता इधर ही को आ रहा था। मारिया ने जल्दी से एक टाइम बम निकालकर उसकी घड़ी की सुइयों को 1 घंटे पर लाकर उसका बटन दबा दिया। बटन दबाकर मारिया ने टाइम बम को बारूद की पेटियों के दरमियान एक जगह फंसाकर छुपा दिया। ये ऐसी जगह थी जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। उस काम से फारिग होकर मारिया गोदाम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल धक से रह गया। चेकिंग करने वाले सिपाही के जाने के बाद गोदाम का लोहे का मजबूत दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया था। मारिया को पसीना आ गया। वो टाइम बम का बटन वापस ऊपर नहीं कर सकती थी और लोहे का दरवाज़ा इस कदर ताकतवर था कि वो उसे नहीं तोड़ सकती थी। दरवाजे की दूसरी जानिब एक सिपाही बंदूक का सहारा लिए पहरा दे रहा था। वो उसे दरवाज़ा किस तरह से खुलवाए, वो सोचने लगी। वक्त गुजरता जा रहा था। अगर वो दरवाज़ा न खुलवा सकी और टाइम बम फट गया तो इस इमारत के साथ उसके अपने भी टुकड़े उड़ जाएंगे। इस किस्म की खौफनाक तबाही के ख्याल से मारिया परेशान हो गई। ऐसी भयानक मौत का उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। उसे जो कुछ भी करना था बड़ी जल्दी करना था ताकि वो वहाँ से निकलकर इतनी दूर जा सके कि तबाही का उस पर कोई असर ना हो। वो दरवाजे के पास आ गई। उसने सलाखों में से बाहर देखा। जर्मन सिपाही बड़ा टेंशन होकर पहरा दे रहा था। मारिया ने देखा ज़मीन पर उसके पाँव के पास एक बटन का डिब्बा पड़ा हुआ था। उसने उठाया तो वो खाली था। मारिया ने डब्बा उठाकर गोदाम में दूर पीछे ज़ोर से फेंक दिया। उसके फेंकने से ज़बरदस्त खड़ाक पैदा हुई। पहरेदार सिपाही एकदम चौंक उठा। कौन है? उसने खटाक खटाक आकर दरवाजे में से अंदर गोदाम में झांका। मारिया ने ज़रा पीछे जाकर एक शीशे का गिलास बोरी पर से उठाकर ज़मीन पर दे मारा। अब तो पहरेदार घबरा गया। कौन है? वो ज़ोर से बोला। मारिया ने ज़रा परे हटकर रोनी आवाज़ बनाकर कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गई हूँ। पहरेदार ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? मारिया ने कहा, यहाँ आकर पहले निकालो फिर बताऊँगी। जर्मन पहरेदार ने ताला खोल दिया और अंदर आ गया। मारिया उसी लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। वो तेज़ी से दरवाजे में से निकल गई। जर्मन पहरेदार परेशानी के आलम में गोदाम में बंदूक ताने
मारिया को तलाश कर रहा था और मारिया जर्मन हेडक्वार्टर से निकलकर बहुत दूर जा चुकी थी। शहर की बड़ी सड़क पर आकर मारिया गोरीलों के मकान की तरफ मुड़ गई। मकान में सारे गोरीले जमा थे। मारिया ने जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाई कि वो टाइम बम गोला बारूद के गोदाम में रखकर आ गई है और अभी आध घंटे बाद गोदाम फट जाएगा और पेरिस के लोग एक ऐसे भयानक धमाके की आवाज़ सुनेंगे जो उन्होंने आज तक कभी ना सुना होगा। उधेड़ उमर गोरीले ने कहा, ऐ मुकद्दस रूह, हम तुम्हारे बेहद शुक्रगुजार हैं। तुमने हमारे लिए वो काम किया है जिसको करने के लिए शायद हमें कितने ही साथियों की कुर्बानी देनी पड़ती। जो गोरीला फरार हुआ था वो भी मकान के तहखाने में पहुंच चुका था। जर्मन सिपाही उस इलाके में ज़बरदस्त गश्त कर रहे थे और फरार होने वाले गोरीले की तलाश में जगह जगह छापे मार रहे थे। शारल ने कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। जर्मन सिपाही उस मकान पर भी छापा मार सकते हैं। उधेड़ उमर गोरीला गहरी सोच में चला गया। उसने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है शारिल, सिपाही यहाँ भी छापा मार सकते हैं। एक गोरीला बोला, लेकिन हमें धमाके का तो यहाँ बैठकर इंतज़ार कर लेना चाहिए। शारिल ने कहा, हो सकता है हम धमाके का इंतज़ार करते रहें और जर्मन सिपाही यहाँ आकर कोई धमाका कर दें। अभी ये फिक्रा उसके मुंह से निकला ही था कि बाहर बाजार में ठाएं ठाएं ऊपर तले 4-5 बंदूक के फायर हुए। वो लोग आ गए शायद। गोरीले एकदम चौकस हो गए। उन्होंने पिस्तौल निकालकर थाम लिए। अगर जर्मन हमारे तहखाने में आ गए तो हम मुकाबला करेंगे। उधेड़ उमर गोरीला बोला, अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो हम ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हो सकता है वो तहखाने में उतरने की जगह यहाँ जहरीली गैस फेंक दें, फिर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। मारिया ने कहा, जहरीली गैस मुझे भी यहाँ से भागने पर मजबूर कर देगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से किसी दूसरी जगह कूच कर जाओ। सबने उस ख्याल से इत्तफाक किया। उन्होंने मारिया को बताया, मुकद्दस रूह, तुम्हारा दूसरा ठिकाना दरिया सीन के मगरबी किनारे पर पुराने गिरजाघर के अंदर एक तहखाने में होगा। गिरजाघर के पादरी से आकर हमारा नाम लेना, वो तुम्हें हम तक पहुंचा देगा। इतना कहकर वो एक एक करके वहां से फरार हो गए। मारिया भी बाहर निकल आई। उन सब ने घड़ियां मिला ली थीं। वो सब आध घंटे बाद खौफनाक धमाके का इंतज़ार कर रहे थे। मारिया शहर से बाहर एक टीले पर आकर बैठ गई। यहाँ से वो पहाड़ी दूर से दिखाई दे रही थी जिसके दामन में जर्मनों का हेडक्वार्टर था और जिसके गोदाम में अभी कोई 10 मिनट बाद क़यामत मचने वाली थी। मारिया के कान धमाके की तरफ लगे हुए थे। उधर हेडक्वार्टर में सिपाही और अफसर बड़ी गर्मजोशी से अपना अपना काम कर रहे थे। सिपाहियों का एक दस्ता फरार होने वाले गोरीले की तलाश में वहां से निकल गया था। वो सिपाही खुशकिस्मत थे क्योंकि धमाके के बाद सिर्फ वही जिंदा बच सके। जो सिपाही गोला बारूद के गोदाम के बाहर पहरा दे रहा था, जब उसे गोदाम में कोई औरत ना मिली तो ये सोचकर कि शायद आवाज़ें उसके दिमाग से आई हों, वापस पहरे पर आकर खड़ा हो गया। फिर भी वो कुछ घबराया सा था। एक खौफ उसके जिस्म पर छा गया था क्योंकि उसने होशो हवास के साथ पूरी तरह से टीन के डब्बे का शोर और औरत की आवाज़ें सुनी थीं जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। उसने डर के मारे किसी अफसर से बात ना की, इस ख्याल से कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। किसी दिन में औरतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक दो बार वो अपनी हालत पर हंस भी पड़ा, ये सोचकर कि वो ख्वाह मख्वाह बेवकूफ़ बना दें। ये आवाज़ शायद उसके अपने दिमाग से ही आई हो। लेकिन 5 मिनट बाद गोदाम से जो आवाज़ आने वाली थी और उसके बारे में पहरेदार को थोड़ा बहुत भी इल्म हो जाता तो वो पेरिस शहर से कई मील दूर भाग जाता। 5 मिनट, तबाही के 5 मिनट बाकी थे। 1 2 3 4। गोला बारूद के गोदाम के बिल्कुल ऊपर वाले कमरे में एक जर्मन गस्टापो का अफसर मेज़ पर कागज़ फैलाए झुककर उस पर कुछ लिख रहा था। कॉफ़ी का आधा भरा हुआ प्याला उसके सामने पड़ा था। उसके सर पर बिजली का बल्ब रोशन था। दीवार पर क्लॉक में 2:29 हो चुके थे। सेकंड की सुई आधी गर्दश पूरी कर चुकी थी। 2:30 बजने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी थे। गस्टापो अफसर के वहम में ये बात भी नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 25 सेकंड बाकी रह गए हैं और फिर उसके जिस्म के पुर्जे रुई बनकर फिजा में बिखर जाएंगे। गोरीले गिरजाघर के तहखाने में अपनी अपनी घड़ियों पर नज़रें जमाए बैठे थे। उनके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। माथों पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। मारिया टीले पर बैठी दूर पहाड़ी को तक रही थी। पेरिस की बड़ी घड़ी ने 2:30 बजा दिए। जर्मन गस्टापो अफसर ने कलम मेज़ पर रखकर अंगड़ाई ली
और कॉफ़ी की प्याली की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि एक बिजली से उसकी आंखों में लहर आ गई। फिर एक धमाका हुआ। उसे यूं लगा जैसे वो खुद एक बम बनकर फट गया है। धमाका इस कदर खौफनाक था कि पेरिस की ज़मीन ने तो 3 बार झकोले खाए। शहर के दरख्तों पर बैठे हुए सारे परिंदे शोर मचाते उड़ गए। धमाकों के बाद हवा की एक ज़बरदस्त लहर उठी जिसने शहर की कमज़ोर इमारतों को हिला कर रख दिया। मारिया ने देखा कि दूर पहाड़ी पर एक शोला उठा जिसने आसमान को छू लिया। वो जिस टीले पर बैठी थी वो भी एक बार जैसे नीचे से उसके फिसल गया। लोग घबराकर मकानों से बाहर सड़कों पर निकल आए और हवास खोकर भागने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि असल मामला क्या है। हर कोई यही समझ रहा था कि सारा शहर किसी बम गिरने से तबाह हो गया है। फिर ऊपर तले छोटे छोटे धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया जो देर तक जारी रहा। अब सारे शहर को पता चल गया था कि फ्रांसीसी आज़ादी पसंदों ने जर्मन फौज के हेडक्वार्टर का गोला बारूद उड़ा दिया है। ड्रेस सीन वाली गिरजाघर के तहखाने में बैठे गोरीलों ने खुश होकर फ्रांस जिंदाबाद, आज़ादी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। ये उन आज़ादी के मतवालों की अजीम कामयाबी थी। उन्होंने जर्मन हमलावरों के सबसे बड़े गोला बारूद के गोदाम में आग लगाकर न सिर्फ दुश्मन की कमर तोड़ दी थी बल्कि उन पर यह भी साबित कर दिया था कि फ्रांस के आज़ादी के मतवाले अभी जिंदा हैं और वो अपने वतन को दुश्मन से आज़ाद कराएंगे। जब धमाके ख़त्म हो गए और सिर्फ आग बाकी रह गई तो मारिया पहाड़ी पर से उतर पड़ी। वो सड़क पर आ गई और उसने दरिया की तरफ चलना शुरू कर दिया। हेडक्वार्टर की तबाही के बाद जर्मन फौज ने सारे शहर को अपने घेरे में ले लिया था और किसी शख्स को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। लोग खौफजदा होकर अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। जर्मन फौज की लारियां शोर मचाती सड़कों पर फिर रही थीं। ऐलान कर दिया गया कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो कोई घर से बाहर निकलेगा या खिड़की से झांकेगा उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। मारिया जिस वक्त शहर की सबसे बड़ी सड़क पर आई तो उसने देखा कि शहर में हुक्का आलम है। सड़क वीरान पड़ी है। सिर्फ किसी वक्त फौज की कोई गाड़ी गुजर जाती है। उसने इतनी वीरान सड़क पहले कभी नहीं देखी थी। वो अकेली उस सड़क पर चली जा रही थी। दरिया सामने बह रहा था। मारिया दरिया के किनारे किनारे चलने लगी। उसने दूर से दरिया किनारे वाले गिरजे का मीनार देख लिया था। दरिया का किनारा बिल्कुल सुनसान था। वो गिरजाघर की तरफ जा रही थी कि अचानक उसने देखा एक जर्मन सिपाही किसी औरत को मकान से घसीटकर बाहर ला रहा था। ये मकान दरिया के किनारे पर वाक़ था। औरत रो रही थी और चिल्लाकर कह रही थी, मैं पानी लेने बाहर आई थी, मेरा बच्चा प्यासा है, घर में पानी की एक बूंद नहीं, मुझे माफ़ कर दो। जर्मन सिपाही उसे घसीटकर सड़क के बीच में ले आया और उसे ठुड्डे मारने लगा। मकानों की खिड़कियों से लोग सहमे सहमे उस औरत को देखने लगे मगर वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। इस इलाके में वही एक जर्मन सिपाही था जिसके हाथ में बंदूक थी। उस बंदूक में कई एक गोलियां भरी हुई थीं। सिपाही ने बंदूक की नाली उस औरत के सर के साथ लगा दी और कहा, बकवास बंद कर, तू हमारी दुश्मन है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कर्फ्यू लगा है? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। औरत ने रोते रोते कहा, मुझ पर रहम कर, मेरे बच्चे पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए पानी लेने आई थी, मुझ पर रहम करो। मगर जर्मन सिपाही ने रहम खाने की बजाय कड़क कर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाए बदबख्त औरत। और उसने बंदूक के घोड़े पर उंगली रख दी। मारिया से अब ज़्यादा बर्दाश्त ना हो सका। वो भागकर जर्मन सिपाही के सर पर पहुंच गई। ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसने जर्मन सिपाही को ऐसा धक्का दिया कि वो लड़खड़ाकर मुंह के बल सामने सड़क पर गिर पड़ा। मारिया ने उसकी बंदूक उठा ली। ये सारा ड्रामा लोग मकानों की खिड़कियों से लगे देख रहे थे। उन्होंने जो दुश्मन के सिपाही को सड़क पर गिरते देखा तो खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। मारिया ने बंदूक की नाली जर्मन सिपाही की खोपड़ी पर रखकर गोली चला दी। एक धमाका हुआ और जर्मन सिपाही की खोपड़ी उड़ गई और वो मर गया। लोगों ने खिड़कियों में नारे बुलंद किए। मारिया उस औरत के पास गई। वो औरत शशदर सी बैठी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मारिया ने उसके कान में करीब आकर कहा, बहन जल्दी से अपने मकान में चली जाओ। औरत कांपती हुई उठकर खड़ी हो गई। उसने ये भी ना पूछा कि तुम कौन हो। उसने ये भी ना सोचा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। वो भागकर अपने मकान में दाखिल हो गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मारिया ने सोचा कि अगर जर्मन सिपाही की लाश इस जगह पड़ी रही तो यहाँ के सारे लोगों को पकड़ लिया जाएगा। बेहतर यही है कि इस लाश को उठाकर दरिया में फेंक दिया जाए।
वो अकेली ये काम नहीं कर सकती। सड़क अभी तक सुनसान थी, कोई जर्मन फौजी इधर गश्त करता हुआ नहीं आया था। मारिया ने एक मकान के नीचे जाकर कहा, फ्रांस के आज़ादी पसंद लोगों, मैं इस शहर की रूह तुमसे मुखातिब हूँ। मैं जोन ऑफ आर्क हूँ। मैं तुम्हारी मदद को यहाँ आई हूँ। जल्दी से बाहर निकल कर आओ और इस दुश्मन की लाश को उठाकर दरिया में फेंक दो, ताकि इसका कोई निशान भी बाकी ना रहे। अगर ये लाश यहाँ पर पड़ी रही तो जर्मन सिपाही तुम सब लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे। मारिया की आवाज़ का पहला असर तो ये हुआ कि एकदम वहाँ से खामोशी छा गई। खिड़की में खड़े सारे लोग दम बखुद होकर चुप हो गए, गोया उनके मुंह पर ताले पड़ गए। वो हैरान थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जबकि उन्हें आवाज़ देने वाली दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर एक बूढ़ा आदमी खिड़की में से सर निकालकर बोला, जोन ऑफ आर्क की मुकद्दस रूह, मैं तुम पर यकीन रखता हूँ। फिर उसने दूसरे लोगों से कहा, भाइयों, जोन ऑफ आर्क की रूह हमारी मदद को आई है। उसने हमारी एक बहन को जर्मन सिपाही के जुल्म व सितम से बचाया है। जल्दी से घरों से निकलो और उस जर्मन सिपाही की लाश को गायब कर दो, इसी में हमारी भलाई है। जल्दी करो। उसके साथ ही लोग मकानों के दरवाज़ों से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। उन्होंने जर्मन सिपाही की लाश को उठाकर दरिया में फेंक दिया और वापस अपने घरों में घुसकर दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। वही बूढ़ा सड़क की तरफ मुंह करके बोला, मुकद्दस रूह, हमें दुआ दे कि हम अपने वतन को दुश्मनों से आज़ाद कराएं। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करो, फ्रांस के बेटे बीदार हैं। जिंदा कुव्वतों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। फ्रांस एक दिन दुश्मन से पाक हो जाएगा। फ्रांस के बेटे होशियार हैं। फ्रांस के बेटे अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देना जानते हैं। मारिया की इस छोटी सी तकरीर पर लोगों ने फ्रांस जिंदाबाद, जोन ऑफ आर्क जिंदाबाद के फर्क शिकाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इतने में दूर से लारियों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। जर्मन फौज वहां पहुंच गई थी। वो लारियां जर्मन सिपाहियों से भरी हुई चौक में आकर खड़ी हो गईं। उनमें से जर्मन सिपाही स्टेन गने और बंदूकें लेकर बाहर कूदे और उन्होंने मकानों की खिड़कियों का निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। खुशकिस्मती से लोगों ने खिड़कियां बंद कर दी थीं। सिपाही फायरिंग करके वहां से चले गए। उन्हें बिल्कुल मालूम ना हो सका कि अभी उनके एक सिपाही की लाश चौक में पड़ी थी, जिसे वहां के लोगों ने उठाकर दरिया में फेंक दिया। मारिया बड़े सुकून से वहां से निकलकर दरिया किनारे वाले पुराने गिरजाघर में आ गई। ये गिरजाघर बहुत तारीखी किस्म का था। इसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। दरवाजे की लकड़ी खराब हो चुकी थी। मारिया ने दरवाजे के पास जाकर दस्तक दी तो 3 बार दस्तक देने के बाद किसी ने अंदर से कुंडी खोली। मारिया ने देखा कि एक सफ़ेद बालों वाला पादरी सामने खड़ा है। मारिया को उसका चेहरा बड़ा अच्छा लगा। उसके चेहरे पर नरमी और हमदर्दी थी। पादरी ने इधर उधर देखा कि दरवाज़ा जिसने खटखटाया है वो कहाँ है। जब उसे कोई नज़र न आया तो उसने कहा, कौन था भाई? अब वक्त था कि मारिया सामने आए। उसे ख्याल आया कि गोरिलों ने कहा था पादरी को हमारा नाम लेना, वो तुम्हें हमारे पास पहुंचा देगा। मारिया ने कहा, मुकद्दस बाप, मैं गोरिलों के पास जाना चाहती हूँ। पादरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ऐ मुकद्दस, मैं तुम्हारा अदब करता हूँ और तुम्हें सलाम करता हूँ, आओ मेरे साथ। पादरी आगे आगे चल पड़ा। मारिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। गिरजाघर के हाल कमरे में से गुजरकर पादरी मारिया को सीढ़ियों में से गुजारकर एक तहखाने के दरवाजे पर ले गया और बोला, ऐ मुकद्दस रूह, फ्रांस के बहादुर बेटे यहाँ हैं, शौक से उनसे मिलो। पादरी चला गया। मारिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, जोन ऑफ आर्क। मारिया ने कहा, मारिया। अंदर से आवाज़ आई, बिल्कुल ठीक। एकदम दरवाज़ा खुल गया। मारिया अंदर दाखिल हो गई। सारे गोरीले वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मारिया का बेहद शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से जर्मन हमला आवरों को ज़बरदस्त शिकस्त हुई। मारिया ने कहा कि शहर में कर्फ्यू लग गया है। गोरीलों ने कहा कि ये उनके लिए अच्छी मिसाल है। इस तरह से जर्मन सिपाहियों का शहर में जीना हराम हो जाएगा। मारिया ने कहा, अब तुम लोग इस नेक और आज़ादी के काम को आगे बढ़ाओ। मैं तुमसे जुदा होती हूँ क्योंकि मुझे अपने भाइयों की तलाश है, लेकिन वादा करती हूँ कि तुम्हें मेरी जब भी ज़रूरत पड़ी मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास मौजूद होंगी। और उसके साथ ही मारिया वहाँ से बाहर निकल गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए अपर नाग मारिया सीरीज़ की अगली किस्त का इंतज़ार करिए। आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी आने वाली अगली किस्त की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाकी तमाम कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद हैं। आप वहां से बाकी तमाम कहानियां भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे
अंबर नाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 64 के दूसरे हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।